मैं एक रिक्शे में बैठकर अहमद की कोठी पहुंचा तो शाम अपने दामन में समा चुकी थी। अहमद मुझे देखते ही दौड़ता हुआ करीब आया और पहली ही बात सवालिया अंदाज में की, क्या शहजादी की रूह से मुलाकात हुई तुम्हारी? मैंने फौरन नफी में जवाब दिया, वहाँ कोई ऐसी रूह नहीं है यार, तुम तो ख्वाह मुख्वाह मुझे डरा रहे थे। वो इसरार करने लगा, मगर वो तो रात को खंडर में आती है। मैंने कायल करने की कोशिश की, रात को भी वहाँ कोई रूह नहीं आती, ये सब महज वहम की बातें हैं। वक्त गुजरता चला गया, मैंने 1 माह तक अहमद के गोदाम में फलों के क्रेट ढोए। फिर एक अजीब इत्तेफाक हुआ जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। मुझे रंगून के उर्दू अखबार शहर रंगून में नौकरी मिल गई। अहमद के वालिद साहब से एक उधेड़ उम्र के बावकार शख्सियत के मालिक काजी साहब मिलने आया करते थे। मैं उन दिनों अल्लामा इकबाल की नज़में गाकर पढ़ा करता था। एक रोज़ काजी साहब ने मुझे सुना तो पूछा, तुम कितना पढ़े हो? मैंने सच बताया, 9वीं जमात से भागा हूँ। वो मुस्कुराए और बोले, हमारे अखबार में काम करोगे? यूं मुझे फलों के क्रेट उठाकर ट्रकों में लादने के मुश्किल काम से निजात मिल गई और मैं काजी साहब के अखबार के दफ्तर में आ गया। यहाँ मेरा काम प्रेस से निकलते अखबारों को तह करके अलग रखना था। दूसरे लड़के भी मेरे साथ काम करते थे। रंगून में उर्दू के 2 अखबार निकलते थे, शहर रंगून और मुजाहिद बर्मा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये दोनों अखबार साबिक़े वजीर कानून SM जफर साहब के वालिद गरामी सैयद कशफी शाह निकाला करते थे। मशहूर सहाफ़ी बारी अलैग भी उन अखबारों के एडिटर रह चुके थे। दफ्तर में एक बड़ा ही अदबी माहौल था। अब मुझे रंगून शहर की सैरो सियाहत के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। मुझे यहाँ की बारिश बहुत अच्छी लगती थी और यहाँ के जर्द रंग के छोटे केले बड़े मीठे होते थे और यहाँ लोगों में चाय की बजाय काफ़ी पीने का ज़्यादा रिवाज था। अखबार के चीफ एडिटर काजी साहब के एक दोस्त बशीर साहब थे, जो रंगून से थोड़े फासले पर मुज़ाफ़ात के कस्बे कमाइट में रहते थे। उनकी वहाँ एक बड़ी आली शान 2 मंजिला कोठी थी और वो कैनवस के बूटों का कारखाना चलाते थे। यही बशीर साहब बाद में गुजरात आकर बास्को इंडस्ट्रीज के नाम से अपना कारोबार शुरू किया था। काजी साहब के हल्के में हकीम रशीद साहब और मुगल स्ट्रेट वाले इकबाल साहब, जिनकी फर्नीचर की दुकान थी, उन जैसे अहबाब शामिल थे। ये सब लोग हफ्ते में एक बार अपने अपने यहाँ दावत करते थे। एक बार बशीर साहब की कमाइट वाली कोठी में दावत थी और मैं भी वहाँ मौजूद था। कोठी के इर्द गिर्द बड़ा सब्जा था और ऊंची नीची पहाड़ी ढलवाने थीं। मैं उन टीलों में घूमने फिरने के लिए निकल गया। बरसात का मौसम जा रहा था मगर तालाब और गड्ढे अभी तक पानी से भरे हुए थे। एक ताल के किनारे किनारे केले के दरख्तों की कतार थी, जिनमें जर्द केलों के पके हुए गुच्छे लटक रहे थे। मैं केले तोड़ने के लिए दरख्तों की तरफ बढ़ा और अभी मैंने एक केला तोड़ा ही था कि मुझे अपने पीछे फुनकार की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो मेरा रंग उड़ गया और दहशत के मारे मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मेरे पीछे बमुश्किल 2 कदम के फासले पर एक काला नाग जमीन से 3 फीट ऊंचा फन फैलाए मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी सुर्ख जबान बार बार इसके मुंह से निकल रही थी। मैं तो जैसे अपनी जगह पर पत्थर का मुजस्समा बन गया और पाँव जैसे मन भारी हो गए थे। सांप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ सरक रहा था, उसकी फुनकार मेरी रूह फना कर रही थी। मैं कोई रिवायती दास्तान गो तो नहीं हूँ, मगर मेरे साथ दास्तानें बड़ी अजीब व गरीब गुजरी हैं। उन दिनों मेरी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा नहीं थी। मुझे खाना बदोशी और मुल्क की सैर का शौक घर से ले उड़ा था। मैं नए लोग, नए जंगल, दरिया, पहाड़, अजनबी स्टेशन और बांस के घने जंगलों में से गुजरते दरियाओं की रवानी देखना चाहता था। अब मैं अपनी दास्तान को वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने इसे पिछली इतवार को छोड़ा था। मैं रंगून शहर के मुज़ाफ़ात की बस्ती कमाइट में बशीर साहब की कोठी के अक़बी बागीचे में केले तोड़ने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ा था कि पीछे से सांप की फुनकार सुनाई दी। पलट कर देखा तो एक काफ़ी बड़ा सांप फन उठाए मुझे घूर रहा था।
बशीर साहब की कोठी की दूसरी मंजिल से मेहमानों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं, मगर सांप ने जैसे मुझसे किसी को मदद के लिए पुकारने की ताकत छीन ली थी। सांप बड़े गैर महसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ सरक रहा था। 9 उंगली में दौड़ लगाने में मैं बड़ा तेज था, लेकिन उस वक्त पाँव जैसे मन भारी हो गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह को अभी मेरी मौत मंजूर नहीं थी। ऐन उसी वक्त एक बिल्ली किसी तरफ से निकल आई। वो सांप को देखकर घबराती हुई एक तरफ को भागी। सांप की तवज्जो बिल्ली की तरफ हो गई और वो मुझे छोड़कर तेजी से उसके पीछे बढ़ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और दौड़कर कोठी की दूसरी मंजिल पर आ गया। रंगून शहर से कुछ ही दूर हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मज़ार वाक़ था। मज़ार पुख्ता बना हुआ था, लेकिन उस पर कोई गुंबद नहीं था। उसके पास 2 शिकस्ता से मेहमान खाने थे, जिनके बारे में मजावर ने बताया कि असल में ये वही कैद खाना था जहां बादशाह ने अपनी नज़रबंदी के आखिरी 5 साल गुजारे और 1863 में वहीं इंतकाल फरमाया। मज़ार की दीवारों पर लोगों ने कोयले और चाक से जाबजा शेर लिख रखे थे। इनमें से एक शेर जफर का ही लिखा था, जो एक बादशाह के हवाले से मुझे बड़ा मुनासिब लगा, क्योंकि ऐशो तैश ज्यादातर बादशाहों के हिस्से में ही आया करते हैं। रंगून से 270 किलोमीटर शुमाल मगरिब में परोम शहर है, जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। वो तिजारत पेशा थे और तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में उन्होंने इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रंगून शहर में भी मुसलमान काफ़ी तादाद में आबाद थे। मुस्लिम अक्सरियती इलाके मुगल स्ट्रेट में तकरीबन हर रोज़ मकामी मुस्लिम लीग का कोई ना कोई जुलूस निकलता था, लेकिन मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो नारियल और पैगोडाओं के इस खित्ते में आवारा गर्दी या ज़्यादा मुहज़्ज़ब अल्फाज में कहूँ तो सैरो सियाहत करने आया था। अखबार के दफ्तर में मेरा दिल कम ही लगता और मैं वक्त बेवक्त शहर की आवारा गर्दी को निकल जाता। मुझे बेमकसद घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता था। मैं ऐसे लोगों और ऐसे चेहरों को देखता जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बर्मी मर्द और औरतें अपने मखसूस लिबास कुर्ता लुंगी में मलबूस, सरों पर रंग बिरंगे रुमाल बांधे गुजर रहे होते। मैंने महसूस किया कि जितनी सादगी उनके लिबास में थी, इतना ही सादा उनका रहन सहन था। वो घरों में ज़्यादा माल व असबाब जमा करने के कायल नहीं थे। शहरों में रहने का अंदाज अगरचे मॉडर्न था, मगर शहर के बाहर ये लोग बांस के मकान बना कर रहते। ये छोटे झोंपड़ी नुमा मकान जमीन से 4-5 फीट बुलंद बांस के चबूतरे पर बने होते, जिनकी दीवारें बांस की और ढलवान छत पर नारियल की छाल बिछी होती। ये तर्ज तामीर इसलिए था कि बर्मा में बारिशें बहुत होती हैं। रंगून का रेडियो स्टेशन फीर बुजुर्ग स्ट्रेट या मैगम बार वाली गली में था। जंग की वजह से इस रेडियो स्टेशन पर आध घंटे का उर्दू में प्रोग्राम भी होता था। इस प्रोग्राम के इंचार्ज अखबार के मुदीर कैप्टन मलक थे। वो मुझसे हफ्ते में 2 बार रेडियो पर उर्दू में खबरें पढ़वाते थे। इससे मुझे काफ़ी पैसे मिलने लगे और मैं अपने दोस्त अहमद की कोठी से उठकर लीवस स्ट्रेट की एक चाली यानी कोठड़ी नुमा कमरे में मुंतकिल हो गया। रंगून में बरसात का मौसम बड़ी देर तक रहता था। लंबी लंबी झड़ियाँ लगती थीं और बारिश ना भी हो तो बादल कई दिन तक छाए रहते। एक रोज मौसम बड़ा खुशगवार था और मैं दरिया की सैर को चल दिया। दरिया चढ़ा हुआ था। हमारी कश्ती अचानक भंवर में फंस गई। मलाह बड़ा तजुर्बाकार था, लेकिन मुसाफिरों में चीख व पुकार मच गई। मलाह कश्ती को दूसरे किनारे की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कश्ती भंवर में से तो निकल गई, मगर किनारे के करीब पहुंच ना पाई थी कि वो एक तरफ को झुकी और उलट गई। मैं भी दरिया में गिर गया। गिरते ही मैं दरिया के नीचे ही नीचे उतरता चला गया। मुझे तैरना आता था, मगर दरिया की लहरें बड़ी तंद और तेज थीं। फिर जैसे किसी ने मुझे नीचे से उठाया और मैं दरिया की सतह पर आ गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये कोई गैबी हाथ था। बहरहाल मैं किसी ना किसी तरह तूफानी लहरों में तैरता हुआ किनारे पर पहुंच गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। मुझे कश्ती के दूसरे मुसाफिरों का अंजाम मालूम ना हो सका, क्योंकि दरिया पर कोई कश्ती नजर नहीं आ रही थी। मैं बारिश से बचने के लिए एक घने दरख्त के नीचे बैठ गया
कश्ती के बगैर मैं दरिया के दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता था। शाम हो गई और मैं घबरा गया कि इस किनारे पर कोई आबादी भी नहीं थी। मैं एक तरफ दरख्तों के नीचे चलने लगा। फिर एक अजीब बात हुई, मुझे किसी के गहरे सांस लेने की वही आवाज़ सुनाई दी जो मुझे किसी खंडर में भी आई थी। शाम का वक्त, बारिश, सुनसान जंगल, मुझ पर खौफ तारी होने लगा। गहरे सांसों की आवाज़ गायब हुई तो मैंने देखा कि दरख्तों में एक झोंपड़ी के बाहर लैंप रोशन है। मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि यहाँ ज़रूर कोई आदमी होगा जो मेरी मदद कर सकेगा। जब मैं झोंपड़ी के करीब गया तो दहशत के मारे मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक काले रंग की औरत थी जिसकी आंखें केसरी रंग की थीं। बालों में सुर्ख गुलमहर का फूल लगा था और एक सांप उसकी गर्दन में लटक रहा था। दूसरे सांप से वो यूं खेल रही थी जैसे वो इसका बच्चा हो। मुझे देखते ही उसने दूसरे सांप को अपनी कलाई के गर्द लपेटा और केसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाए मेरी तरफ बढ़ी। मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं भाग भी नहीं सकता था। मैं आपको अपनी एडवेंचर्स, पुरस्कार मगर काफ़ी हद तक खतरनाक दास्तान सुना रहा हूँ। कदीम मिस्र और यूनान के दास्तान गो भी शमादान जलाकर लोगों को तल्लसम होश रुबा की कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन मुहिम जो लोगों के साथ ऐसे ही वाक़यात आज भी पेश आते रहते हैं जैसा कि मेरे साथ पेश आए, और मैं इन्हें आपको सुना रहा हूँ। मैं घर से निकला तो घने जंगलों और गुमनाम जजीरों में फूलने वाले फूलों की खुशबुओं की तलाश में था, मगर ये बात मेरे वहम और गुमान में भी ना थी कि इस सफ़र में मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और मुझे हलाकत खेज वादियों से भी गुजरना पड़ेगा। मैंने अपनी आप बीती को उस जगह छोड़ा था जहां हमारी कश्ती रंगून के दरियाए ऐरादती में उलट गई और मैं किसी गैबी ताकत की मदद से तैरकर किनारे तक पहुंचा। अब शाम हो चुकी थी और मैं जंगल में एक झोंपड़ी के बाहर केसरी रंग की आंखों वाली एक औरत को देखता हूँ जो लैंप की रोशनी में एक काले सांप से खेल रही थी। उस औरत ने मुझे देखा तो सांप को कलाई के गर्द लपेट लिया और मुझे घूरने लगी। ये इलाका तो बर्मा का था, मगर उस औरत की शक्ल और शबाहत बर्मी औरतों की बजाय जुनूबी हिंद या लंका की औरतों वाली थी। रंग भी काला था। उसकी कलाई पर लिपटा हुआ सांप भी गर्दन उठाए अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं वहीं रुक गया। औरत 2 कदम चलकर करीब आई और टूटी फूटी उर्दू में पूछा कि मैं कौन हूँ और शाम के वक्त इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि हमारी कश्ती दरिया में उलट गई है और मैं बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुँचा हूँ। अब मैं दरिया के दूसरे किनारे रंगून शहर वापस जाना चाहता हूँ। औरत किसी आसेब की तरह मुझे टिकटिकी बांधे तक रही थी। लैंप की रोशनी में इसकी केसरी रंग की आंखें शिलंगरफ की तरह चमक रही थीं। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो मुझे अपने झोंपड़े में ले गई जहां जमीन पर एक बोरिया बिछा हुआ था और एक तरफ सांपों की पटारियां रखी थीं। ये औरत सपेरन थी। इसकी कलाई से लिपटा हुआ सांप बाजू की तरफ सरका तो सपेरन ने उसे दोबारा पकड़कर कलाई के गर्द लपेट लिया। मुझ पर एक गहरा खौफ तारी हो गया था। मैं वहां से भागने की फिक्र में था कि सपेरन बोली, इधर तुम्हें दरिया पार करने के वास्ते कोई कश्ती नहीं मिलेगी। फिर उसने बताया कि आगे दरिया का पाट बहुत वसी हो जाता है और समंदर करीब है, इसलिए वहाँ कोई पुल वगैरह भी नहीं है। मैंने इसरार किया कि मुझे हर हालत में दरिया पार करके अपने घर पहुँचना है। उसने सांप को अब अपने हाथ में पकड़ लिया था और उससे खेलने लगी थी। वो बोली, अब सुबह ही तुम्हारा कोई बंदोबस्त हो सकता है। पीछे एक दूसरी झोंपड़ी है, वहां पड़कर सो जाओ। दिन निकलेगा तो तुम्हें पिछले गांव पहुंचा दूंगी, वहां से दरिया पार कर लेना। मैं डर के मारे इनकार ना कर सका। चंद कदम पीछे देवदार के दरख्तों में नारियल और बांस की शाखों से बना हुआ एक दूसरा झोंपड़ा था जिसमें एक दिया रोशन था। वो मुझे वहां छोड़कर चली गई और उसके जाने पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन इस झोंपड़े में रात गुजारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे खतरा था कि ये पुरस्कार औरत रात को मुझ पर सांप छोड़ देगी। चुनाचे जब कुछ वक्त गुजर गया और सपेरन भी अपनी झोंपड़ी में चली गई तो मैं अल्लाह का नाम लेकर वहां से निकला।
कुछ कदम दबे पांव चलने के बाद मैं जंगल में दरिया के ऊपरी जानिब दौड़ पड़ा। गिरता पड़ता, हाँफता हुआ मैं किसी ना किसी तरह मछेरों के एक गांव में पहुंच गया, मगर रात के वक्त कोई मछेरा दरिया में कश्ती डालने पर तैयार ना हुआ। बहरहाल रात उसी गांव में काटी और दूसरे दिन सुबह सवेरे दरिया पार करके रंगून शहर आकर खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद मैंने दरिया की तरफ जाना ही छोड़ दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी कोई ऐसा सफ़ेद फूल देखा है जो इंसानों की तरह देखता और बातें करता हो? आपका जवाब नफ़ी में होगा, लेकिन यकीन करें मैंने देखा है। अब मेरी दास्तान में एक जिंदा जावेद किरदार दाखिल होने वाला है, कनवल का फूल। इस फूल का नाम सातें था, ये बर्मी नाम है। वो थी तो एक लड़की, मगर उसका चेहरा इतना मासूम, पाकीज़ा और खामोश था कि पहली बार देखने पर मुझे यूं लगा जैसे कनवल के सफ़ेद नूरानी फूल ने लड़की की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो रंगून शहर के सबसे बड़े पैगोडा, बौद्ध इबादत गाह की सीढ़ियों पर बैठकर फूल बेचती थी। यहाँ फूल बेचने वाली दूसरी औरतें भी थीं, मगर सातें अपने चेहरे के तकद्दुस और मासूमियत के बाइस उन सबसे अलग थलग नजर आती थी। मैं यूं ही सैर करता हुआ इस खानकाह की तरफ निकल आया। वापसी पर जब मैंने उस फूल बेचने वाली बर्मी लड़की से कनवल के कुछ फूल खरीदे, तो मुझे उस लड़की की मौजूदगी में एक अजीब सी रूहानी मुसर्रत और पाकीज़गी का एहसास हुआ। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन खानकाह की सीढ़ियों पर आकर उससे फूल खरीदने लगा, जैसे कोई गैबी ताकत मुझे खींचकर इसके पास ले जाती थी। जब तक मैं उस मासूम लड़की के सामने रहता, मुझे लगता कि मेरे दिल की खोट साफ हो रही है और नीचे से खालिस सोना जाहिर हो रहा है। एक रोज मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम सातें बताया। सातें टूटी फूटी उर्दू में अच्छी तरह बात कर लेती थी, मगर फिर वो बहुत कम बोलती थी। एक रोज सातें ने बताया कि उनका गांव रंगून शहर से 20 मील पीछे है और वो मुंह अंधेरे गांव से फूल लेकर चल पड़ती हैं। ये फूल उनके खेतों और तालाबों में उगते हैं। आप यकीन कीजिए, इस कनवल फूल जैसी बर्मी लड़की के सामने आते ही मुझ पर ऐसी रोशनी सी पड़ती जैसे मैं किसी सितारे या चांद के सामने आ गया हूँ। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरी शख्सियत की तामीर हो रही है, जैसे कोई हाथ मेरे कांधे से बोझ नीचे उतार रहा है और मैं मोर पंख की तरह हल्का फुल्का होता जा रहा हूँ। ये एक अजीब और गरीब जज्बाती तजुर्बा था। ये तो मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि रंगून में इसलिए अमन व अमान था कि अभी जापान मैदान जंग में नहीं कूदा था, यानी दूसरी आलमी जंग अभी सिर्फ यूरोप और शुमाली अफ्रीका में ही लड़ी जा रही थी। अखबार के दफ्तर में ये खबर बड़ी गर्म थी कि जापान बहुत जल्द मशरिक बईद का महाज खोलने वाला है, यानी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान करने ही वाला है। रंगून पर उस जमाने में अंग्रेज़ों का कब्जा था और इंडियन फौजी यूनिटें भी ब्रिटिश और डच आर्मी यूनिटों के साथ मुकीम थीं। हो सकता है मैं अपनी इस दास्तान में फूल बेचने वाली मासूम बर्मी लड़की सातें का जिक्र ना करता, लेकिन उसका जिक्र इसलिए ज़रूरी हो गया कि आगे चलकर इस भूली भाली लड़की ने दुश्मन से मेरी जान बचाने के लिए इतने बड़े खतरे मोल लिए कि आज भी मैं उसे याद करके हैरत में गुम हो जाता हूँ कि कनवल फूल जैसी नाजुक सी लड़की में इतनी दलीरी और जुर्रत कहाँ से आ गई थी। आखिर वही हुआ जिसका खतरा था, जिसका डर था, यानी जापान ने इत्तेहादियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और वो पहली रात थी कि रोशनियों का शहर रंगून ब्लैक आउट की तारीकियों में डूब गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।